Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आप लोग जानते होंगे, 11th में जरूर ही सामने आया होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? तो मेनली 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं, आयनिक, कोवलेंट और ये है कोऑर्डिनेशन। अब इन लोगों का कंसेप्ट किस बेस पर इन लोगों को आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या है। तो द कंपाउंड विच इज़ फाउंड बाय आयनिक बॉन्ड्स, वे कंपाउंड जो कि आयनिक बॉन्ड से फॉर्म होते हैं, आयनिक बॉन्ड, उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या है? तो जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। वो बॉन्ड जो है कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और द कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl-, दो अपोजिट आयनों से ये फॉर्म है, यह है आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड से फॉर्म है। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है 1 इलेक्ट्रॉन को, और क्लोरीन तो ये पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया, और क्लोरीन इसके 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो ये नेगेटिव आयन हो गया। और इस तरह से ये दोनों अपोजिटिव आयन स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डेड हो गए हैं। तो इस प्रकार यह आयनिक बॉन्ड बना है और इससे ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना? तो फर्स्ट हो गया आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट होता है कोवलेंट कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म बाय कोवलेंट बॉन्ड। किससे? कोवलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसको कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और वे कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है भाई? तो कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे H2O। क्या है ये? कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें शेयर करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रकार से वाटर कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या है? जिसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या है भाई? जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। ठीक है ना? और जस्ट लाइक, और थर्ड नंबर है हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। द कंपाउंड इज फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्या है भाई? एक तो आयनिक हो गया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कोवलेंट हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और कोऑर्डिनेट में स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग होती है। मीन्स जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर में यूज किया जाता है, वो केवल एक पार्टनर के द्वारा एक पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा पार्टनर होता है उसमें अपने इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन नहीं करता, केवल उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का यूज करता है। से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, बट 2 पार्टनर में एक ही पार्टनर उस लोन पेयर को प्रोवाइड करता है। जो उस लोन पेयर को प्रोवाइड करता है उसको डोनर बोलते हैं, और जो केवल उसको यूज करता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है ना? तो इस तरह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है
उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे हम एग्जांपल आप लोग बता रहे हैं H2O2, ध्यान देते हैं H2O2, इसमें आपका ये हाइड्रोजन और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन हो गया। 2 ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन ये अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं करता। क्या करता है भाई? तो जो इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है इसी का यूज करता है। यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन वाला ये भी यूज करता है और ये इसका अपना है तो ये भी यूज करता है। मतलब कि यह ऑक्सीजन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है कि शेयर में अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर्मेशन हो गया। अब चूंकि यह ऑक्सीजन इस शेयर लोन पेयर में इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखिए इसका 6 इलेक्ट्रॉन अलग दिखाया गया है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन का है और ये ऑक्सीजन कंप्लीटली इसको नहीं दिया, केवल शेयर में लगा दिया। कहा कि चलिए आपका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा और मेरा भी रहेगा, ये भी यूज करेगा और ये भी इसका यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने में इस ऑक्सीजन को पार्टनर में दिया हुआ है। तो यह ऑक्सीजन डोनर हो गया और यह ऑक्सीजन एक्सेप्टर हो गया। तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जो है कि हम एरो से दिखाते हैं और इसी तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। क्योंकि ये शेयर हुआ है तो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन केवल एक ही पार्टनर द्वारा एक पेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे ही बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं और इससे जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आ गया, मतलब कि ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जिसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन 2 पार्टनर यूज करेंगे, जिसमें से उस पेयर को केवल एक ही पार्टनर प्रोवाइड करेगा, दूसरा पार्टनर केवल यूज करता है। जो प्रोवाइड करता है उसको डोनर और जो केवल यूज करता है उसको एक्सेप्टर। तो इसी तरह के बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं। बट इसमें क्या इसका स्ट्रक्चर होता है तो ध्यान देते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरल हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, उसको फॉलो कर लेंगे तो इस लेसन को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। माइंड बैठा लेना है। एक जो एक स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, इसमें ये M लिखे हैं, सेंट्रल मेटल एटम है ये। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक D ब्लॉक का कोई मेटल होगा, ट्रांजिशन मेटल पक्का, और इससे जो है कि लिगैंड अटैच रहते हैं, ठीक है ना। क्या रहेंगे भाई? मालिक्यूल्स रहेंगे, न्यूट्रल मालिक्यूल्स या निगेटिव चार्ज वाला मालिक्यूल्स या पॉजिटिव चार्ज वाला मालिक्यूल्स, इससे अटैच रहते हैं, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिगैंड्स। इसके यहाँ पर ये नंबर n नंबर में रहेंगे या सिंगल भी रह सकता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर एक ये लगा रहता है, लगा भी रहेगा नहीं भी रहेगा, ये भी ध्यान देना है। ये यहाँ पर लगा भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो ऐसा जो है कि कंपाउंड होता है स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड इन विच अ मेटल
आयन, ये मेटल पॉजिटिव आयन होता है। माइंड बैठा लीजिए, M फॉर मेटल पॉजिटिव आयन होता है। ये क्या होता है आपका मेटल, इसको बोलते हैं सेंट्रल पॉजिटिव मेटल आयन, M हमेशा मिलेगा आपको, डी ब्लॉक का होता है ये। इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ये लिगैंड, जहाँ L फॉर लिगैंड, यह लिगैंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन अपना इसको प्रोवाइड करता है। मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मेटल के साथ लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा बंधा रहता है, अटैच रहता है। तो द कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम bonded by ligand with coordinate bond, that compound is known as coordination compound। कह रहा है कि वह कंपाउंड जिसमें एक मेटल, ट्रांजिशन मेटल पॉजिटिव आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा लिगैंड्स, मतलब कि पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहता है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जनरली ये देख लीजिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली ये आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको एक तो सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, माइंड बैठा लीजिए, M लिखे हम, ये रहेगा आपका, इसको हम लिगैंड बोलते हैं, लिगैंड्स। ठीक है ना, और ये बाहर आता है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। जब भी आंखें बंद करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यदि आप इमेज करते हैं तो रफली आप पहले एक सोचिए, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहेगा, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा पॉजिटिव आयन डी ब्लॉक का ट्रांजिशन मेटल, और उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिगैंड अटैच रहेंगे। ये L लिखा है, यहाँ पर N इसका नंबर लिखा है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, ये लिगैंड रहेंगे। और बाहर एक काउंटर आयन रहता है जनरली। अब हम इसको डिटेल्स में जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स, जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, तो अब इसको पहले तो इतना हम माइंड में सोच लिए, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव मेटल आयन, लिगैंड, और लिगैंड में निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल स्पेसीज होते हैं, जो जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद स्फीयर के बाहर यहाँ पर काउंटर आयन में भी, काउंटर आयन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके बाहर काउंटर आयन रहे। यदि रहते हैं तो काउंटर का, नहीं तो ये दो चीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, ये दो चीज़ें, दो स्पेसीज, सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड मस्ट है। ठीक है ना, कितना भी सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो ये दो सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड्स श्योर रहते हैं। तो इस बेस पर काउंटर आयन रहे या ना रहे, इसके बेस पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो
कौन कौन सी 3 कैटेगरी होती है भाई, देखते हैं हम लोग। यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यदि इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन इसको हम बोलते हैं। क्लियर, फर्स्ट हो जाएगा। कब, जब यह पॉजिटिव आयन कंटेन करेगा तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। नहीं भी कर सकता है, नेगेटिव कर सकता जाएगा तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे, और नहीं रहता है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पॉजिटिव आयन कंटेन करने वाला, नेगेटिव आयन कंटेन करने वाला और न्यूट्रल में आयन बैठा लीजिए। हम लोग को जब इस लेसन में डीप में जाएंगे तो बस हमें ये 3 टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी करना है। ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव आयन कंटेन करके रखता हो, एक ये मिलेगा आपको। एक मिलेगा जो कि निगेटिव आयन कंटेन करता हो, और एक ऐसा होगा कि न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना। अब देखिए, ये यदि पॉजिटिव आयन कंटेन करता है, ठीक है ना, गौर कीजिए, तो बाहर जो इसका काउंटर आयन होगा, ये काउंटर आयन, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है। और यदि ये मेटल लिगेंड्स नेगेटिव रहता है तो इसके बाहर वाला जो काउंटर आयन होगा वो पॉजिटिव होगा। स्फीयर पर पॉजिटिव तो काउंटर आयन नेगेटिव, स्फीयर पर नेगेटिव तो काउंटर आयन पॉजिटिव, या बस केवल एक न्यूट्रल हो जाएगा, मेटल और ये लिगेंड्स। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग। ये Cu ले लिए, Cu ले लिया गया, NH3 चाहिए, CO NH3 का होल 4, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्लोराइड आयन प्रेजेंट रहेगा बाहर। एक इस तरह का हो जाएगा। जब इसमें पॉजिटिव रहेगा तो ये आयन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें ये पॉजिटिव आयन, मेटल, कोई भी मेटल ले सकते हैं, तो ये पॉजिटिव जब हो गया तो इस पर नेगेटिव, या इसमें कोई ले लेंगे, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह के हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 टाइप के मिलेंगे, आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। और इसके बाद इसमें बहुत सारे आपको दिखेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 3 टाइप के मिलते हैं और इसी को हम लोग को जो है कि डिटेल्स में स्टडी करने हैं। ठीक ना। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हमें एक चीज़ पर ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और आपके डबल साल्ट में क्या डिफरेंसेज होती है। डबल साल्ट 2 सिंपल साल्ट से मिलकर के बनता है। डबल साल्ट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल साल्ट। ठीक है ना।
एग्जाम्पल में फेरस अमोनियम सल्फेट और आपका फेरस पोटेशियम सल्फेट। ठीक, तो डबल साल्ट में भी दो सिंपल नॉर्मल साल्ट होते हैं, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये एलम है। ये दो साल्ट नॉर्मल साल्ट से फॉर्म है, एक ये है आपका पोटेशियम सल्फेट और ये है एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है ना, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट एक क्रिस्टल वाटर होता है। डबल साल्ट है क्योंकि टू नॉर्मल साल्ट से फॉर्म है। इसका जो स्टेबिलिटी होती है केवल सॉलिड स्टेट में होता है। जब इसको डिजॉल्व करेंगे या मेल्ट कर देंगे तो ये अपने जो आयन से फॉर्म है उसमें डिकम्पोज हो जाता है। जिस साल्ट से फॉर्म है इसमें क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है। डबल साल्ट, इसका लिक्विड स्टेट में स्टेबिलिटी नहीं होती है, जबकि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है वो लिक्विड स्टेट में भी स्टेबल रहता है। तो डबल साल्ट में और कॉम्प्लेक्स साल्ट में डिफरेंस यही है। कॉम्प्लेक्स साल्ट में ये सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल रहता है और डिजॉल्व करेंगे तब भी स्टेबल रहता है, बट डबल साल्ट केवल सॉलिड स्टेट में होता है इसकी स्टेबिलिटी। जब लिक्विड स्टेट में लाएंगे डिजॉल्व करते हैं तो ये ब्रेकअप हो जाता है अपोजिट आयंस में। ठीक है ना, तो ये होता है आपका डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में रिलेशन। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ आइडिया मिल ही गया। अब देखते हैं हम लोग बर्नर साइंटिस्ट ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अपना थियरी जो है कि दिए। ठीक है ना, बर्नर जो है कि ये साइंटिस्ट जो थे वो स्टडी किए डिटेल्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में और अपना बर्नर थियरी प्रपोज किए। तो बर्नर थियरी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नर फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो टू टाइप की वैलेंसी कंटेन करता है। गौर कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू बर्नर फर्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो भी बताए थे आप लोगों को, कौन सा सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर आप लोग बताया गया था, ये रहता है, ये लिगेंड है। ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसकी टू टाइप की वैलेंसी कंटेन करता है। फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी और नेक्स्ट सेकेंडरी वैलेंसी। टू टाइप की वैलेंसी कंटेन करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये पॉजिटिव आयन ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो ये टू टाइप की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। माइंड बैठा लीजिए, कितनी टाइप की वैलेंसी, टू, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो इसकी होती है वो काउंटर आयन, जिससे आप लोग हम बताए थे कि यहाँ पर काउंटर आयन होता है, काउंटर आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है और आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी, द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज सेटिस्फाइड बाई काउंटर आयन जो स्फीयर के बाहर है, और ये अनस्टेबल होती है, ठीक है ना, और आयनाइजेबल होती है। ठीक, जिस आयन को डिजॉल्व करेंगे तो ये आयंस
ब्रेकअप होकर के इसको आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या होते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम की जो सेटिस्फाइड होती है काउंटर आयन से सेटिस्फाइड होती है, ठीक है ना, और वो आपके आयोनाइजेबल होती है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी लिगैंड के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। ये लिगैंड है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को आपका सेटिस्फाइड करता है और नॉन आयोनाइजेबल होती है, स्टेबल होती है। ये डिजॉल्व करने पर ब्रेकअप पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में नहीं होती है, ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी काउंटर आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, आयोनाइजेबल होती है, अनस्टेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड्स के द्वारा, जिसमें कि न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स भी हो सकते हैं, और नॉन आयोनाइजेबल होती है, ठीक है ना। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी, यही वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाती है, ठीक है ना। तो इसको हम डायग्रामेटिकली यदि हम थोड़ा वो करते हैं तो हम लोग देखेंगे बर्नर के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड दो आप लोगों को दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम है जो कि क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। सेंट्रल मेटल पॉजिटिव आयन, ये 2 टाइप की देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, कोबाल्ट है, इसमें बोल्ड लाइनिंग्स दिखाया गया है और डॉटेड लाइनिंग्स दिखाया गया है। जो डॉटेड लाइनिंग्स है यह है आपका प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। काउंटर आयन से वैलेंस देखिए यहाँ पर Cl3 लिखा है ना, डिजॉल्व करेंगे तो ये तीनों क्लोराइड आयन जो है कि सॉल्यूशन में जो है कि माइनस माइनस करके क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया ये प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। और जो भी बोल्ड लाइन से दिखाया गया है ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी कौन कौन है भाई, हम कैसे पहचानेंगे, लिख दे रहे हैं। जो डॉटेड लाइनिंग से है ये है आपकी प्राइमरी वैलेंसी PP, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, क्लियर। डॉटेड लाइन शो करते हैं हम, जब डिजॉल्व करेंगे तो ये सब रह जाएंगे और ये जो है कि आयंस, क्लोराइड आयंस सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं। बोल्ड लाइन से जो दिखाया गया है ये है सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, आपके सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी भाई, 6 है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई आपका 1, रुक जाइए थोड़ा हम लोग बढ़िया समझते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताए थे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो अमोनिया लिगेंड्स है अपने एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, आपका कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा बंधे हुए हैं ये, ठीक है ना। ये फिक्स होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। बोल्ड लाइन से हम दिखाए हैं सेकेंडरी वैलेंसी को और डॉटेड लाइन से दिखाए हैं प्राइमरी वैलेंसी को, ठीक है ना। अब इसी का एक दूसरा जो है कि आइसोमर है तो ये हो जाएगा आपका अमोनिया का हो जाएगा लिगेंड हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया और ये क्या हो गया, काउंटर आयन हो गया। यहाँ पर देखिए इसका ही दूसरा एक और मेंबर है, इसमें
प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर दिख रहा है। जो बोल्ड लाइन से हैं, बोल्ड लाइन से जो आपको शो किया गया है, कितने हैं भाई बोल्ड लाइन वाले? 1 2 3, ठीक ना। ये लिगैंड सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं, वाइल क्लोराइड आयन देख रहे हैं, ये दोनों वैलेंसियों को सेटिस्फाइड कर रहा है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को कर रहा है। यहाँ पर ये आयंस, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बर्नर के अकॉर्डिंग क्या हो गया भाई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो कितने टाइप की वैलेंसी कंटेन करता है? 2 टाइप की, फर्स्ट लाइनिंग से, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, ठीक ना, जो काउंटर आयन के द्वारा और लिगेंड के द्वारा भी बैलेंस होती है, यहाँ पर दिखा दिए हैं डॉटेड ओरिजिन, ठीक है ना। और सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड के द्वारा केवल होती है और नॉन आयोनाइजेबल होती है और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये बर्नर का थ्योरी था, ठीक है ना। और इसके साथ हम लोग अब इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ डिफिनीशंस हैं, उस पर हम लोग गौर करते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं कि इसमें जो डिफिनीशंस है क्या है भाई। तो पहला जो है कि आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली आपको हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है ना। एक होता है सेंट्रल मेटल आयन। अभी आपको हम इसमें जो एम से दिखाए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक डी ब्लॉक का ट्रांजिशन मेटल का एक पॉजिटिव आयन होता है जो कि लिगैंड के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है, कोई सस्पिशन नहीं। नेक्स्ट नंबर इसमें एक होता है आपका, वो होता है लिगैंड। ये न्यूट्रल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं, जिसके पास लोन पेयर होता है जो कि सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड करके और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है लिगैंड, ठीक है ना। और इसमें होता है आपका एक बाहर जो कि स्फीयर के चार्ज को, ये पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव इसको बैलेंस करता है, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है ना। अब सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड और काउंटर आयन। अब हम लोग थोड़ा और विस्तार से चलते हैं। तो पहले हम लोग विस्तार से चलेंगे तो ध्यान देंगे क्या चीज़ कि लिगैंड, लिगैंड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आपका लिगैंड क्या है? तो लिगैंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। तो लिगैंड में यदि लिगैंड व्हिच कंटेन वन डोनर एटम, ऐसा लिगैंड जिसमें केवल एक डोनर एटम हो जो कि एक पेयर डोनेट करता हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आपका मोनोडेंटेड लिगैंड। द लिगैंड इन विच
वन डोनर एटम प्रेजेंट दैट लिगेंड इज नोन एज मोनोडेंटेट लिगेंड। उसको मोनोडेंटेट लिगेंड हम बोलते हैं, ठीक ना। मोनोडेंटेट लिगेंड में आपका ये अमोनिया, अब देखिए कैसे ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसका स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे अमोनिया है, ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। इसके पास ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यही जो है कि आपका डोनेट करता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन एटम जो कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, केवल एक ही है नाइट्रोजन एटम, इसलिए इसको मोनोडेंटेट बोलते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक साइनाइड आयन में इससे Cn-, ये भी एक पेयर डोनेट करता है, इसके पास भी क्या होता है, एक पेयर होता है, तो ये भी मोनोडेंटेट है। जस्ट लाइक वाटर, अब आइए H2O का ले लीजिए, तो H2O में तो लोन पेयर दो होते हैं, बट ये एक ही ऑक्सीजन केवल एक ही पेयर डोनेट करता है, इसलिए ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड किसे कहेंगे? द लिगेंड इन विच वन डोनर एटम प्रेजेंट, दैट लिगेंड इज नोन एज मोनोडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से लिगेंड में होता है बाइडेंटेट लिगेंड, जिसमें दो एटम डोनर एटम का वर्क करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एथिलीन डाइएमीन CH2 NH2 NH2, ये डाइडेंटेट लिगेंड है। क्यों डाइडेंटेट लिगेंड है भाई? तो इसमें दो एटम डोनर एटम में एक ही नाइट्रोजन और एक ही नाइट्रोजन, इसको हम डाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसमें दो डोनर एटम प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? डाइडेंटेट। आप लोगों को बार बार ये आएगा, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में EN से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बता रहे हैं, माइंड बिठा लीजिए। एथिलीन डाइएमीन, E से एथिलीन, N से डाइएमीन, शॉर्टकट में लिखते हैं EN। गौर कीजिएगा भाई, फिर बाद में ये EN क्या है माइंड में आने लगेगा। तो ये एथिलीन डाइएमीन है, इसको शॉर्ट में EN लिखते हैं। ये डाइडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसमें दो डोनर एटम प्रेजेंट है, ठीक ना। इसी तरह से आपका ऑक्जेलेट भी है, ऑक्जेलिक एसिड का जो है कि आयन ऑक्जेलेट C, ये आपका ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन एटम है, ये दो ऑक्सीजन एटम है जो कि डोनर एटम काम करते हैं, तो ये भी डाइडेंटेट लिगेंड है। क्लियर? तो मोनोडेंटेट जिसमें कि वन एटम डोनर का वर्क करता है, डाइडेंटेट जिसमें कि दो डोनर एटम का काम करता है, और इसी तरह से अब जो दो से अधिक ये डोनर एटम कंटेन करता है जो लिगेंड, उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। आइए ऐसे लिगेंड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, कॉल करते हैं, ध्यान देते चलते हैं। मोनोडेंटेट पढ़ लिए, डाइडेंटेट पढ़ लिए, अब देखते हैं हम लोग पॉलीडेंटेट, जिसमें आता है, नाम हम लिख रहे हैं, आपको विस्तार से समझिए। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। गौर करने की बात है, हम लोग ध्यान से आराम से देखते हैं। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है,
ठीक है ना। इसमें 2 से अधिक, मोर देन 2 एटम डोनर एटम का वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या है। ये एथिलीन कह रहा है ना, क्या कह रहा है, एथिलीन। एथिलीन डाईएमीन, ये भी डोनर है, डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, ठीक है ना। डोनर का वर्क कर रहा है। टेट्रा एसीटेटो, ये हो गया आपका CH2COO माइनस CH2COO माइनस, ये हो गया एथिलीन, एमीन है, डाईएमीन, ठीक है ना। और टेट्रा 1 2 3 4, कितने हो गए, टेट्रा 4। स्टेट कितने हो गए, 1 2 3 4, टेट्रा एसीटेट। ये इसमें ये भी डोनर एटम, ये भी डोनर एटम, इसमें एक ऑक्सीजन डोनर, 2 3 4, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है ना। EDTA इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है ना। पॉलीडेंटेट लिगेंड तो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट जिसमें कि एक डोनर एटम प्रेजेंट हो, बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें कि 2 डोनर एटम प्रेजेंट हो, और पॉलीडेंटेट लिगेंड जिसमें कि मोर देन 2 डोनर एटम प्रेजेंट हो, उसको पॉलीडेंटेट लिगेंड हम लोग बोलते हैं। इसी तरह से एम्बीडेंटेट लिगेंड रहता है। पॉलीडेंटेट के बाद आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या होता है भाई, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड में ये मोनोडेंटेट लिगेंड का ही कैटेगरी का होता है, बट एम्बीडेंटेट इसलिए कहते हैं कि उसमें जो प्रेजेंट एटम होता है तो उसमें 2 एटम डोनर का वर्क करते हैं। द लिगेंड इन विच डोनर एटम टू एटम एक्ट एज डोनर एटम सीरियल वाइज, एक में नहीं, ऐसा लिगेंड जिसमें कि 2 एटम सीरियल वाइज से कभी कोई एटम और कभी कोई एटम डोनर एटम का वर्क करता है, एक नहीं रहेगा, उसमें 2 एटम जो है कि डोनर का वर्क करता है, ठीक है ना। आप लोगों को एग्जाम्पल के बेस पर हम बता रहे हैं कौन सा जो है कि है इस कैटेगरी में आता है एम्बीडेंटेट में। तो हम लोगों को एम्बीडेंटेट में आ जाता है नाइट्रो। देखते हैं एम्बीडेंटेट में आता है जो कंपाउंड नाइट्रो है। नाइट्रो लिगेंड एम्बीडेंटेट का वर्क करता है नाइट्राइटो, ध्यान देते हैं नाइट्राइटो, ठीक है ना। नाइट्राइटो ये एम्बीडेंटेट है, ठीक। NO2 माइनस। अब ये देखते हैं कि एम्बीडेंटेट कैसे है।
ठीक है ना। तो इसमें ऐसे ये बॉन्ड बनाता है, तो आपका ये जो एटम ऑक्सीजन डोनर कवर कर रहा है, ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम से ये कर रहा है, और दूसरे में आपका नाइट्रोजन कर रहा है। बताए थे इसमें नाइट्रोजन डोनर है। तो ऐसा लिगेंड जिसमें ये इम्यूटेंटेंट है, एक ही एटम डोनेट कर रहा है बट चेंज करके, तो इसको एम्बिडेंटेड बोलते हैं, जिसमें कि ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। तो टू एटम क्या कर सकते हैं, डोनर एटम का वर्क कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ACN और NCS। इसमें आपका सल्फर डोनर एटम काम कर रहा है, इसी तरह का सेम लिगेंड है, और इसमें नाइट्रोजन काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जब नाइट्रोजन काम करेगा तो आइसो थायोसाइनेटो लिखते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। और जब सल्फर करेगा तो थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। तो ऐसी लिगेंड ये मोनोडेंटेड ही है, एक ही एटम कर रहा है बट चेंज करके, एटम अपने ऑर्डर क्या कर चेंज करके। तो ऐसी लिगेंड इसमें टू एटम डोनर का वर्क कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। तो मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बिडेंटेड हो गया। अब देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट, इसमें होता है आपका जो टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उस पर हम लोग गौर करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम लोग को जानना है, हम लोग जानना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई, तो द नंबर ऑफ ligands donor atom, the number of donor atom which attached to central metal atom is known as coordination number। coordination number क्या है, the number of donor atom present in ligand which is attached to central metal atom is known as coordination number। तो coordination number को बोलते हैं जिसमें कि जितने डोनर एटम अटैच रहते हैं, ठीक है ना, इससे सेंट्रल मेटल एटम से जो भी डोनर एटम अटैच रहेंगे उस नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में जैसे आप लोगों को हम बता रहे हैं पीटी, आपका C2O4 का होल पीटी एग्जाम्पल में
अब इसमें कितने जो है कि लिगेंड अटैच हैं, क्लोराइडो 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्लोरीन है एक लोन पेयर प्रोवाइड करता है, तो 6 है तो 6 प्रोवाइड करेगा, 6 एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड व्हिच अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, या द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड bonded by ligand with central metal atom, the number of coordinate bond bonded by ligand with central metal atom is known as coordination number। जिसमें इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब देखिए थोड़ा चेंज करके आएगा, एक और कंपाउंड हम लोग बता रहे हैं जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। जैसे है आपका दूसरा कंपाउंड, हाँ देखिए ये ले लेंगे CO, अभी बतलाए थे EN का होल थ्राइस। अब भाई इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आप देखेंगे कि इसमें एथिलीन डाइएमीन 3 है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन डाइडेंटेट लिगेंड है। बताए थे ना अभी आप लोगों को एथिलीन डाइएमीन क्या है, एथिलीन डाइएमीन डाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक ना। इसमें 2 एटम जो है कि डोनर एटम है, तो और ये कितने हो गए, 3 कर दिया है, EN शॉर्ट में लिखा है, तो हम क्या कर देंगे, 2 है ना, तो 2 × 3 मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह कितने बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसमें, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी ऑर्डर में हम लोग और एक दूसरा जो है कि डेफिनेशन देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, द स्फीयर इन विच कंटेन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड ओनली, दैट स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। The sphere in which contain only central metal atom and ligand, that sphere is known as coordination sphere। जैसे एग्जांपल के बेस पर FeCN6 ये आपका स्फीयर हो जाएगा। कौन सा स्फीयर, तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द स्फीयर व्हिच कंटेन ओनली सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, दैट स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या निकालना है हम लोग को, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
सेंट्रल एटम इज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम एंड ligand which is equal to the charge of sphere. तो जो लिगेंड पर चार्ज होगा वो, और जो उस स्फीयर पर चार्ज होगा, तो टोटल लिगेंड के हम सम अप करके जो हम उसके चार्ज से इक्वलाइज करते हैं, तो जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड इज द सम ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ligand and equal to the charge of sphere is known as coordination number। हम लोग coordination number उसको कहेंगे। और देख लेते हैं हम लोग निकाल करके ऑक्सीडेशन नंबर। आपका ऑक्सीडेशन हम लोग फाइंड करते हैं जैसे कंपाउंड हमारा है CuNH3 का होल 4 SO4। अब इसमें कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, इसका हमें फाइंड करना है। क्लियर है? तो पहले हम इसको ब्रेक कीजिए। तो CuNH3 का होल 4 सल्फेट डबल माइनस में और ये डबल प्लस हो जाएगा। अब इसका हम सपोज कर लेंगे x प्लस ये 4 इंटू कितना है, अमोनिया पर 0 होता है चार्ज, आइए इक्वल हो जाएगा +2। क्लियर है? तो x इक्वल +2 मीन्स कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, पता है ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल होता है? तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मेटल का, जो लिगैंड है इस पर जो टोटल चार्ज होता है। ठीक है ना। यही टोटल चार्ज करेंगे तो स्फीयर पर चार्ज से इक्वलाइज कर देते हैं, तो जो चार्ज आपका इसमें रेस्ट बचता है वही उस सेंट्रल मेटल एटम का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एक और देखते हैं एग्जांपल, अभी क्लियर हो जाएगा। और ले लेते हैं हम लोग, जैसे K3FeCN6। इसमें अब इसका फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर किसका, आयरन का। अब K पर कितना है भाई, +1 होता है। इसको ब्रेकअप करेंगे तो ये 3+ और ये FeCN6 पर कितना हो जाएगा, 3- होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो हम बताए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होता है भाई, तो सम ऑफ, इसको हम कंसीडर करें x +6 इंटू -1 इक्वल इसको फाइंड करना है इस पर। तो इस पर ऑक्सीडेशन किसी होता है, तो जो लिगैंड का चार्ज होता है वो, और इससे इक्वलाइज करते हैं। तो इक्वलाइज करने के बाद जो चार्ज आपका रेस्ट
रिमेन बच जाता है। टोटल लिगेंड का चार्ज और उस स्फीयर का चार्ज को सम अप करने पर जो चार्ज रेस्ट बचता है उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो x -6 इक्वल -3, तो x इक्वल 6 -3, तो x इक्वल कितना हो जाएगा +3। तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +3 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज द टोटल चार्ज ऑन लिगेंड इक्वलाइज टू चार्ज ऑन स्फीयर एंड रिमेन नंबर रेस्ट नंबर जो ऑब्टेन्ड होगा बचता है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ये देख लिया आप लोग। इसके बाद हम लोग के पास डिफिनीशन और है, ये आ जाइए। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है। ये चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स पर चार्ज, कॉम्प्लेक्स द टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड प्लस टोटल चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल चार्ज ऑफ स्फीयर, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स किसके बाद, द टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड प्लस टोटल चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। आते हैं हम लोग देखते हैं, टोटल चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड इज नोन एज टोटल चार्ज ऑफ इस कॉम्प्लेक्स। ये है, और इस पर कितना चार्ज होगा, तो Ag का चार्ज, Ag पर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑफ Ag 1 प्लस और चार्ज ऑफ साइनाइड -2 इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये सॉल्व कर देंगे तो -1। तो इस स्फीयर पर आपका चार्ज -1 हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक आइए NH3 का होल NH3 होल 4 कितना इस पर चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज कितना है +2 प्लस इसका चार्ज 4 × 0 इक्वल कितना हो जाएगा +2। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा टोटल। तो चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वल किसको हो जाता है, टोटल चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज हो जाता है, ठीक ना। अब हमारा होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक लिगेंड, ये डिफिनीशन पर ध्यान देना है। होमोलेप्टिक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें केवल सेम टाइप का लिगेंड प्रेजेंट रहता है, उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सपोज करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में केवल साइनाइड सेम टाइप का लिगेंड है, ये होमोलेप्टिक है। इसमें केवल अमोनिया सेम टाइप का लिगेंड है, ये होमोलेप्टिक है। और द कॉम्प्लेक्स इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट दैट इज नोन एज हेट्रोलेप्टिक। फॉर ये होमोलेप्टिक है, क्या है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम टाइप का लिगेंड हो। 2 लिगेंड है, दोनों साइनाइड है, इसमें 4 लिगेंड है, 4 अमोनिया है, तो ये होमोलेप्टिक है। और हेट्रोलेप्टिक में क्या हो जाएगा, तो जिसमें मोर देन 2 टाइप का लिगेंड प्रेजेंट रहता है उसको हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं। जैसे ये हो गया आपका
अमोनिया हो गया और क्लोराइड हो गया, 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो गए, तो ये हेटेरोलेप्टिक हो गया कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमारा आता है आपका होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच ओनली वन टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल प्रेजेंट, केवल एक सेंट्रल मेटल प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं आपका होमोन्यूक्लियर। और द कॉम्प्लेक्स इन विच मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, उसको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फिर से सुनिए ध्यान से, वह कॉम्प्लेक्स जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम हो उसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, और जिसमें वन से अधिक सेंट्रल मेटल एटम हो उसको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आज का जो है कि लेक्चर। इसको आप लोग स्टडी कीजिए, इस वीडियो को आराम से धीरे धीरे सुनिए, क्योंकि इसी के बेस पर हमें आगे जो है कि और जो टॉपिक इसके हैं स्टडी करना है। ठीक है ना। और इसको गौर से आप लोग रिवाइज कीजिए। जब रिवाइज हो जाएगा तब नेक्स्ट वीडियो जो है कि आप लोग तुरंत जो है कि हम देंगे। तब तक के लिए जो है कि और भी अधिक से अधिक फ़ायदा हो, हम भी एनर्जेटिक रहे, आपके फ्रेंड को भी जो है कि प्रॉफिट मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।